बंगाल के अंदर एक छावनी पड़ती थी बैरकपुर, बैरकपुर की छावनी थी, और बैरकपुर की छावनी में जो टुकड़ी बैठी थी वो थी 14th एनआई। एनआई तो समझते हो आप, नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, पैदल सेना की 34वीं टुकड़ी थी, और इसके एक सैनिक हुआ करते थे मंगल पांडे। और इनको एक दिन पता चला कि साहब ये जो कारतूस है इनके अंदर चर्बी है। मंगल पांडे वाली यदि आप मूवी देखते हैं तो उसमें एक सीन भी है कि मंगल पांडे एक ब्राह्मण सैनिक है, आमिर खान वाली जो मूवी है, और वो गंगा में सुबह सुबह स्नान करके वापस आ रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हुए। एक सफाई कर्मी सफाई कर रहा है और वो उसके टच हो जाते हैं, और मंगल पांडे वापस उनको कहते हैं कि यार मैं नहा के आया था, तू मेरे टच हो गया, मैं वापस दूषित हो गया, वापस अब नहाने जाना पड़ेगा। और उस सफाई कर्मी ने वापस कहा कि अच्छा पंडित जी, मेरे तो टच होने से भी तुम दूषित हो जाते हो, और सुबह शाम जो गाय की चर्बी खाते हो उससे तो शायद हिंदू धर्म थोड़ा और ऊंचा बढ़ गया होगा, चोटी में विस्तार हुआ होगा आपकी, थोड़ी हिंदू धर्म ऊंचाइयां छू रहा होगा। मंगल पांडे का क्या बकवास करता है, मुझे सब पता है, जहां पर ये कारतूस बनते हैं, जहां पर ये कारतूस रखे हुए उधर मैं झाड़ू लगाता हूं, मुझे सब पता है, इनके अंदर गाय और सूअर की चर्बी है। सिपाही को गुस्सा आया, सिपाही अपने अफसरों के पास में गया। 2 अफसर थे, एक लेफ्टिनेंट बाग थे, लेफ्टिनेंट बाग, और एक सार्जेंट मेजर था, सार्जेंट मेजर था ह्यूजन। इनके पास गए, इनको जाके पूछा कि साहब ऐसी कोई बात है। अंग्रेजों ने कहा अरे नहीं, अरे आओ आओ तुम अंदर आओ, बैठो यार, ऐसी कोई बात नहीं। आप बताओ मुझे ऐसी कोई बात है कि नहीं। उन दोनों गोली मार देता। ये 29 मार्च की घटना है। मंगल पांडे गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी लगा दी गई। यहां जो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री हुआ करती थी, इसका जो कमांडिंग ऑफिसर हुआ करता था, उस कमांडिंग ऑफिसर का नाम था हियरसे। हियरसे पे भी गोली चलाई थी मंगल पांडे ने, पर हियरसे की किस्मत अच्छी थी कि हियरसे उसके अंदर बच गया था। तो क्रांति में सबसे पहले यदि कोई प्रस्फुटन होता है तो मंगल पांडे का प्रस्फुटन दिखाई देता है। हम उसे क्रांति के पहले शहीद के नाम से जानते हैं। और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था जो चर्बी वाले कारतूसों के कारण अपने लेफ्टिनेंट बग और सार्जेंट मेजर ह्यूजन की हत्या कर देता है, मार देता है उनको। उसने हियरसे पे भी गोली चलाई थी, पर हियरसे बच जाता है। हियरसे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का बैरकपुर छावनी का कमांडिंग ऑफिसर हुआ करता था। मंगल पांडे गिरफ्तार किया जाता है और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी लगा दी गई थी। तो वास्तव में तो मंगल पांडे वाली कहानी इतनी है, भगवान जाने अमित शाह पटेल और रानी मुखर्जी बीच में कहां से आ गई थी। ये अब फिल्मों वालों की क्रिएटिविटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लिखना शुरू कीजिए, लिखो 29 मार्च को फांसी दी गई थी, तो हमारा मंगल पांडे था जिसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। एक तरीके से एक सैनिक का विद्रोह था केवल, और उस सैनिक को विद्रोह को अंग्रेज पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसे फांसी दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पर ये घटनाएं अब चारों तरफ फैल रही थी, ये बातें अब चारों तरफ फैल रही थी, चर्बी वाले कारतूसों की बातें हर छावनी के अंदर जा रही थी। और 24 अप्रैल को मेरठ छावनी में एक पैदल सेना की टुकड़ी थी, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, और इसके 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। इसके 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस, उन्होंने जो वेपन्स थे डाउन कर दिए, हथियार डाल दिया। उनका नहीं साहब, हम इन चर्बी वाले कारतूस जब तक ये हैं तब तक हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, ये कारतूस हमारे अटैच है, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। अंग्रेजों का कहना था ऐसी कोई बात नहीं है, पर इनके अंदर चर्बी नाम की कोई चीज नहीं है, केवल अफवाह फैल गई, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हालांकि बाद में हमारी रिपोर्ट्स कहती है कि नहीं, जहां पर ये बना करते थे इंग्लैंड के अंदर, वुलविच नाम की जगह पर, ये वुलविच शस्त्रागार था, और वहां की रिपोर्ट्स थी कि नहीं, इनके अंदर ऐसी चर्बी वगैरह तो मिलाई गई थी। अब भले उन्होंने ऐसा कोई धर्म भ्रष्ट करने के लिए नहीं मिलाई, पर ऐसी बातें जरूर थी कि इनके अंदर चर्बी। तो 90 सैनिकों ने ऑर्डर मानने से मना कर दिया। फौज का सीधा सा रूल है, यदि आप अफसर का ऑर्डर नहीं मानते हो तो आपको कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। तो साहब उनको कहा गया, तो सब 90 को गिरफ्तार कर लिया गया, कार्रवाई की गई, और कार्रवाई में 9 मई को उनमें से 85 सैनिकों को सजा दे दी गई। 5 के खिलाफ आरोप नहीं मिले होंगे, 85 सैनिकों का कार्रवाई, जेल में डालो इनको। अगला 10 मई का जो दिन था, मेरठ छावनी में छुट्टी का दिन था। मेरठ छावनी के कई सैनिक घूमने के लिए गए हुए थे, छुट्टी का दिन था तो बाजार घूमने के लिए गए थे। आप मंगल पांडे वाली मूवी में यह सीन भी देखते हो कि वो सैनिक एक लड़कियों का ग्रुप जा रहा होता है, उस लड़कियों के ग्रुप को छेड़ देते हैं, तो छिंटा कैसे करते हैं उनपे। वो लड़कियां उनको वापस जवाब देती है कि यहां अकेली लड़कियां देख के तो बड़े मर्द बनते हो, और हम पर इस प्रकार से चिंता कैसे कर रहे हो, डायलॉग मार रहे हो पीछे से। वहां तुम्हारे साथी अंग्रेजों ने कल कपड़े उतरवा के उनको जेल के अंदर डाल दिया, तेरा खून कब खोलेगा रे फैजल। और यूं लुगाई बेइज्जती कर दें तो आज भी वो ज्यादा महसूस होता है। वो आए वापस, उन्होंने आते का दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा रे। और आते बाद जो अंग्रेज सामने उनको ठोका, उन्होंने पकड़ के अपने साथियों को उन्होंने बाहर निकाल लिया। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री तो थी वहां पर, वहां पे कैवलरी, मतलब घुड़सवार सेना, 3rd लाइट कैवलरी, ये और थे। इनका घोड़े वालों तुम भी आ जाओ साथ के अंदर, ये भी आगे साथ के अंदर। और ये 10 मई को क्रांति की विधिवत शुरुआत होती है। तो क्रांति की सिस्टमेटिक ढंग से शुरुआत होती है तो 10 मई से होती है। वो मेरठ की छावनी से क्रांति की शुरुआत होती है। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री और 3rd एलसी के सैनिकों द्वारा क्रांति की शुरुआत की जाती है। हैविट नाम करके वहां मेरठ छावनी का कमांडिंग ऑफिसर हुआ करता था, और उसके टाइम में क्रांति वहां से शुरुआत कर दी गई कि भाई गुस्से गुस्से में कर दी क्रांति, तो कर दी इन्होंने आके, क्या आए ना आके तोप खाने पे किया कब्जान। हुआ क्या था कि बाहर से आए सैनिक, और बाहर से आते इन्होंने अंग्रेजों को कहा तुम हमें चर्बी वाले कारतूस दे रहे हो, हमारे सैनिकों को गिरफ्तार करो, भाइयों सब बाहर आ जाओ। अंग्रेजों ने
मैंने बताया था, देखो डलहौजी के टाइम में तोपखाना कलकत्ता से मेरठ लेके आ गए थे, तो मेरठ में जो तोपखाने का प्रमुख था, जो तोपची था, अंग्रेजों के अफसर ने उसको कहा कि तोपे बाहर लेके आओ, इन सबको उड़ा देंगे अब क्या। और तोपे बाहर लेके उसने अंग्रेजों को उड़ा दिया। तो 57 की क्रांति बाद अंग्रेजों ने सोगन खाई कि आज के बाद तोपखाना किसी इंडियन को नहीं दिया जाएगा, तोपखाना हमेशा अंग्रेज अपने पास में रखेंगे। अब मार दिया, कई अंग्रेज यहाँ से भाग गए, कई अंग्रेजों को मार दिया, सामान सुमान लूट लिया, अब क्या करें। अब उनके नहीं समझ में नहीं, इतना तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। तो आगे लड़कियों ने कहा था भाई इस मामले में तो कुछ भी कर सकता है, तो कर गए क्रांति। मतलब सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है, क्रांति शुरू तो करवा दी थी महिलाओं ने, पर अब आगे तो महिलाओं ने भी नहीं बताया था कि उसके बाद में क्या करना, फैजल क्या करे आगे। तो बाद में उनको लगा कि अपने पूरे भारत में अंग्रेजों का राज खत्म कर देंगे, केवल मेरठ में क्यों अंग्रेजों का राज खत्म, क्यों पूरे भारत में खत्म। फिर किसी ने कहा भारत में खत्म कर देंगे, फिर राज करेगा कौन, अंग्रेज चले गए तो कहा पहले कौन करता था अपने, तो कहा पहले तो अपने मुगल बादशाह करता था। तो ये मुगल बादशाह कहाँ रहता है, फिर लाल किले में रहता है। तो कौन है मुगल बादशाह, यार भगवान जाने कौन, चल के देख लेते हैं दिल्ली। तो यहाँ 10 मई को ये गए दिल्ली, यहाँ से 10 मई को रवाना होते हैं, 11 को सुबह सुबह दिल्ली पहुंच जाते हैं। विपिन चंद्रा की किताब जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होती है, उसके पहले चैप्टर में है कि अभी तक 11 मई के सुबह का सवेरा दिल्ली की सड़कों पर उतरा नहीं था, उससे पहले मेरठ छावनी के सैनिक दिल्ली के अंदर घुस चुके थे। दिल्ली वासियों के लिए कौतूहल का विषय था कि ये नौजवान जो सुटेड बुटेड वर्दी के अंदर है कौन है। जब तक दिल्ली वासी को सोच पाते, वे सैनिक लाल किले के अंदर दाखिल हो चुके थे। लाल किले के अंदर बूढ़ा अंग्रेजों का पेंशन लेता हुआ भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड, जो जफर के नाम से कविता लिखा करता था, हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। और मेरठ के सैनिकों ने जाकर उसे कहा कि हम मेरठ के सैनिक हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। जब गेट कीपर ने जाकर बहादुर शाह सेकंड को यह कहा, तो बहादुर शाह सेकंड समझ नहीं पाया कि कहां के सैनिक मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं, मैं मूर्ख खलकामी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं अंग्रेजों की पेंशन लेकर टाइम पास कर रहा हूं, आखिर मेरे से कोई क्यों मिलना चाहते हैं। और सैनिकों ने कहा कि क्या है, हम मिलना चाहते हैं, कोई क्यों नहीं मिल रहा है। मुगल बादशाह हाँ या ना का जवाब देता, उससे पहले तो वो सैनिक बिना शिष्टाचार की परवाह किए मुगल सम्राट के सामने खड़े थे। पर उन्होंने मुगल सम्राट को कहा कि आप भारत के शहंशाह हो, आप भारत के हिंदुस्तान के बादशाह हो, हम एक बार पुनः आपका राज स्थापित करना चाहते हैं। हमने फिरंगियों को मेरठ से खत्म कर दिया, हम पूरे देश से फिरंगियों को खत्म करना चाहते हैं, पर हमने आपको बादशाह घोषित कर दिया। बहादुर शाह ना 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 है, गलत बात, नहीं ऐसे नहीं करते। और मैं क्यों, किस बात का बादशाह, नहीं नहीं नहीं, वो अंग्रेज पेंशन देते हैं, बाद में पेंशन बंद हो जाएगी देखो तुम्हारे चक्कर के अंदर। किस सैनिक ने कहा कि चच्चा बनना तो पड़ेगा, सीधे सीधे बन रहे हो तो ठीक है, वरना हमें बनाना आता है। बंदूक लगाई कि बन रहे हो नहीं बन रहे हो, बहादुर शाह का प्लीज लुगाई से तो पूछ लो, घर परिवार में राय तो जाए, फटाफट पूछ के। बहादुर शाह अंदर गए, बहादुर शाह जाके उनकी बेगम हुआ करती थी जिन्नत महल, जिन्नत महल को जाके कहा कि बेगम भगवान जाने कौन है, बस सैनिक है, कह रहे हैं मेरठ में तो हमने अंग्रेजों को मार दिया है, पूरे भारत से अंग्रेजों का राज खत्म करना चाहते हैं, एक बार फिर मुगलिया सल्तनत का इस्तकबाल भारत के अंदर कायम करना चाहते हैं। वो मुझे बादशाह बना रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं तुम लीड करो हमें, मुझे क्या करना चाहिए। जिन्नत महल को लगा कि ओए होए, एक बार फिर भारत में मुगलिया सल्तनत होगी। बहादुर शाह सेकंड कभी झरोखे में जाके दिल्ली वासियों को झरोखा दर्शन करे, मैं बहादुर शाह के साथ में बैठकर आदेशों पर साइन करूंगा, हमारे नाम के सिक्के चलेंगे, उन सिक्कों पर हमारी तस्वीरें होगी। एक सुनहरे भविष्य के अंदर जिन्नत महल खो जाती है। और जिन्नत महल ने बहादुर शाह को कहा है वो एक बार बन के तो देखो अपने। लुगाई ने था फोर्स किया तो बहादुर शाह आया वापस, अपना कोट पैंट शेरवानी पहन के इस बार अंदर से। उसने कहा हाँ मैं तुम्हारा बादशाह हूं, और मेरठ के सैनिकों ने वापस नारे लगा दी, जब तक सूरज चांद रहेगा मुगल बादशाह का नाम रहेगा, मारो फिरंगी दिल्ली जीतो। दिल्ली में कत्लेआम मचाया गया, दिल्ली के अंदर अंग्रेज जीते थे उनको मारा गया, और दिल्ली पर सैनिकों ने कब्जा कर लिया। यह खबर जब बाकी भारत के अंदर पहुंची कि दिल्ली पर सैनिकों का कब्जा हो गया, दिल्ली दिल था हमारा, दिल्ली में जो कुछ घटना होती थी उसका असर पड़ता था भारत के अंदर। बाकी जगह जब पता चला कि दिल्ली पर हमारा कब्जा हो गया, तो लोगों को लगा कि भारत में अंग्रेजों का शासन खत्म ही हो गया। वो ये नहीं समझ पाए कि हमने मात्र एक शहर पे कब्जा किया है, केवल दिल्ली पर हमारा कब्जा हुआ है। और अब जगह जगह भारत के अंदर विद्रोह फूट चुका था, हर कोई उस मुगलिया सल्तनत के झंडे के नीचे अब लड़ने के अंदर गर्व महसूस कर रहा था, हर कोई व्यक्ति अब दिल्ली जाना चाहता था। अब भारत में अलग अलग जगह पे क्रांति की शुरुआत हो जाती है। लिखो 11 मई को मेरठ, लिखो 11 मई को ये सैनिक दिल्ली पहुंचे, और वाले सीधे दिल्ली पहुंचे थे। अंग्रेजों ने भी सबसे पहले यदि कहीं पे क्रांति दबाई थी दिल्ली। अंग्रेज इस बात का महत्व समझते थे कि जब तक दिल्ली हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी ना, तब तक देश के अंदर अफवाह रहेगी कि अंग्रेजों का राज भारत में खत्म हो गया और बहादुर शाह जफर का राज। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत बड़ी चीज थी। अब तक लोग राज से डरते हैं भाई, राज का डर लगता है कि साहब फलाने का राज, हाँ जी, कि भाई बीजेपी और कांग्रेस अपने है, कांग्रेस की सरकार है, तो कोई बीजेपी माइंड सेट वाला बंदा है तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी सरकार है, फालतू का पंगा लिया तो अंदर ठोक देगी पकड़ेगी। ये कहीं राजस्थान में लगे, चुनाव वाले दिन लगे, चुनाव के टाइम में यार सरकार चेंज होने वाली है, सरकार चेंज हो गई, उनका कॉन्फिडेंस अलग दिखता है, लगता है साहब पड़का पड़े पड़का 5 साल ठरके से। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था अब कि यार भारतीयों को ये लग रहा है कि अब हमारा राज, और अब अंग्रेजों का हम कुछ ही कर सकते हैं। मतलब चलता गांव में आदमी जो अंग्रेज को पहले देखते लाट साहब के सलूट मारा करता था, इधर गोरी थप्पड़ मारो पकड़ के इसको गाल खींच लिया करता, और नहीं तो क्यों तक क्यों सा लग रहा है। तो अंग्रेजों ने लगा दिल्ली पे कब्जा करके बहादुर शाह जफर का राज खत्म किया जाए पहले तो, ताकि ये कॉन्फिडेंस खत्म हो भारतीय जनता का, वरना चलते को पीट देते हैं ये लोग। तो इन्होंने सबसे पहले 20 सितंबर के आसपास ये लोग सितंबर में दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं। मतलब मई में भारतीय सैनिकों ने कब्जा किया, मई जून जुलाई अगस्त 3-4 महीने का वहां शासन रहा, सितंबर के अंदर वापस अंग्रेज चले गए थे। और बड़ी जोरदार बात, मेरठ वाले सैनिक जब दिल्ली पहुंचे थे ना, जब दिल्ली पर हमने कब्जा कर लिया था, तो जोश तो वो होता है अंग्रेजों की एक एक चीज बर्बाद करते,
सब कुछ खत्म कर देंगे अंग्रेजों का। तो दिल्ली में भी अंग्रेजों के जो दफ्तर थे वो जला दिए गए, जो उनके कोई दूसरी जगह जहां पे उनके कोई हथियार रखे हुए थे, तो हथियारों का कारखाना था, उसके आग लगा दी, जहां पर उनके कोई गोला बारूद रखे हुए थे उसके आग लगा दी। अब सितंबर में अंग्रेजों की सेना दिल्ली के अंदर घुसी, अंग्रेजों की सेना दिल्ली में आई तो सब अंग्रेज दिल्ली आगे वापस कब्जा करने। तो अपने सैनिकों का क्या दिक्कत है, मारेंगे वापस, भले अंग्रेज दिल्ली के अंदर हो, दिल्ली की रक्षा तो कर सकते हैं, लाओ हथियार, मारते हैं इनको। हथियार तो जला दिए थे, हथियारों के कारखाने में तुमने आग लगा दी थी, क्यों लगाई आग? तो आपने तो कहा था अंग्रेजों की एक एक चीज खत्म करनी है। तो वास्तव में जब दिल्ली में अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों के पास में बंदूकें और तोपें थी, हम तलवार और भालों से लड़ रहे थे। तो कई जगह बुद्धि बहुत जरूरी होती है, जोश के साथ में होश उतने ही अनिवार्य होते हैं। और आप बिना सिस्टमेटिक प्लान के अचानक कुछ ही कर जाते हो तो उसमें ऐसी गड़बड़ियां होने की खूब संभावनाएं रहती है। सैनिकों को अचानक गुस्सा आया, अचानक सब कुछ वो ऐसा कर गए, दिल्ली पहुंच गए वो लोग, तो एक बड़ा जोरदार सा मई के अंदर ये गए थे। अब ये सारे सैनिक थे कौन? अंग्रेजों की सेना के सैनिक थे। तो इनको तनख्वाह कौन देता था? अंग्रेज देते, ऑब्वियस सी बात, इनको तनख्वाह। 1 जून आई तो सैनिक बहादुर शाह के पास गए और बहादुर शाह जाकर तनख्वाह। बहादुर शाह का मतलब रिपीट करना इस लाइन को, तो सैलरी साहब, सैलरी 1 जून को सैलरी दोगे तो 2 जून की रोटी आएगी हमारे घर के अंदर, वरना 2 जून की रोटी कहां से लाए हम? बहादुर शाह ने कहा तनख्वाह नहीं मिलेगी। किस बात की तनख्वाह मिले? सैनिकों ने कहा पहले अंग्रेजों की तरफ से लड़ते थे तो अंग्रेज तनख्वाह देते थे, अब तुम्हारी तरफ से लड़ रहे हो तुम। तो बहादुर शाह ने कहा मैं नहीं लड़ रहा तुम्हारी तरफ से, तुमने जबरदस्ती लड़वाया है, मुझे तो अंग्रेज पेंशन दे रहे थे, तुम्हारे चक्कर में मेरी पेंशन खत्म हुई है, मेरे तो खुद के लाले पड़े हुए, तुम लाओ मुझे ला के दो। तो कहां से लाओ? मुझे क्या पता कहां से लाओ। सैनिकों ने दिल्ली लूटी, दिल्ली में जो आया उसको थप्पड़ मार मार के लिए, लाओ पैसे, लाओ पैसे। ना घर पे मनी ऑर्डर भेजना, वैसे संदेश आते हैं उधर से, फौजी की फैमिली के लिए भेजनी पड़ेगी, देखो चीजें तो सीधी सी बात है। तो दिल्ली में जब वापस अंग्रेज कब्जा करने आए थे तो हालात ये थे, पर फिर भी बहादुरी से लड़े। निकलसन तो यहाँ घेरे के अंदर लड़ता हुआ मारा गया था। निकलसन मेरे साथी के साथ तुमने ये किया, पाकिस्तान का ढूंढा रहा उसको दिल्ली पे कब्जा करने के बाद। बहादुर शाह क्या ढूंढा जाए? अब बहादुर शाह लाल किले में कहीं, पूरा लाल किला छान मारा चप्पा चप्पा पर, बहादुर शाह कहीं, बहादुर शाह कहां गया? परिवार ही नहीं दिख रहा उसका, तो कोई बेटे पोते भी नहीं दिख रहे। ढूंढो एक एक जगह ढूंढो। फाइनली अंग्रेजों को बहादुर शाह मिला हुमायूं के मकबरे। हुमायूं के मकबरे के अंदर वहां बादशाह का पूरा परिवार छुपा हुआ था। बाहर निकला, हरसंग को गुस्सा आया हुआ तो था ही। उसने बहादुर शाह के 2 बेटे थे, मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, एक पोता था मिर्जा अबू बकर, उन तीनों की गोली मार दी। बहादुर शाह को गिरफ्तार किया, जिन्नत महल दोनों गिरफ्तार किया, यहाँ से रंगून भेजा कि आसपास ही देखोगे रंगून जो वहां बैठ के बाद में बादशाह गीत गाता होगा, किया वहां से टेलीफोन भी किसको करता होगा? जिन्नत महल तो साथ में चली गई थी उसकी। बहादुर शाह जिन्नत महल को कहता होगा देख तेरे चक्कर में फालतू में तुझे झरोखे दर्शन देने थे, तुझे लगता था मैं नूरजहां बन जाऊंगी वापस भारत की, तेरे चक्कर में सब लफड़ा हो रहा है। तो व्यक्ति की सफलता और असफलता दोनों में मुख्य हाथ होता है ना। केवल उधर भाई क्रेडिट दिया जाए ना तो ये भी अपने आप लेना चाहिए। नहीं मरवा भी दिया था बाप रे दफन के लिए, कि हिंदुस्तान के मुगल बादशाह को हिंदुस्तान में दफन करने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली, उसे कालांतर के अंदर रंगून के अंदर दफना दिया गया था, बाद में वहीं पर दफनाया गया था, कब्र बनी हुई है वहां पर। अगला सेंटर पढ़ते हैं, ये एक सेंटर पढ़ लिया, अगला सेंटर लिखो लखनऊ। कॉलिन कैंपबेल यहाँ पर विद्रोह दबाता है। यहाँ पे तो और बड़ी जोरदार बात, 1856 में कुशासन के आधार पर डलहौजी अवध का विलय कर लेता है। ऐसा आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। वाजिद अली शाह को पकड़कर कलकत्ता भेज दिया गया था। इसलिए अवध के अंदर गुब्बारा बड़ा था और भारत में सबसे बड़ा जनविद्रोह यदि कहीं पर हुआ था, पब्लिक यदि इतनी ज्यादा सपोर्ट के अंदर आई थी तो अवध के अंदर आई थी। और बेगम हजरत महल जो वाजिद अली शाह की बेगम है, इसने अपने पति का जो राज्य समाप्त कर दिया गया था उसका बदला लेने के लिए ये अवध की गद्दी पर वापस कब्जा करती, अपने बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर देती। तो मेरा बेटा बिरजिस कादिर नवाब है। लिखो नीचे 2-4 बातें लिखते हैं, जोरदार कि लखनऊ राजधानी थी, लखनऊ का अवध का एक ही बात है, अवध पूरी टेरिटरी, लखनऊ उसकी राजधानी, लखनऊ पे कब्जा किया। तो लखनऊ पे कब्जा करने के लिए जब जनता आने लगी है ना, जहां अंग्रेजों का जो रेजिडेंसी जो थी, रेजिडेंसी का घेराव करने के लिए जब जनता आने लगी तो उस समय यहाँ अधिकारी हुआ करता था हेनरी लॉरेंस, भला आदमी बेचारा, वही हेनरी लॉरेंस जो आपके पंजाब विलय के विरोध में इस्तीफे दे चुका होता है, सीधा साधा आदमी था। अंग्रेजों ने कहा यार जनता आ रही है, भागते हैं, जनता मारेगी। हेनरी लॉरेंस ने कहा नो, इंडियंस बहुत अच्छे लोग होते हैं और मैं समझाता हूं इनको, जाके क्यों मारेंगे, क्या दिक्कत है? लोगों ने कहा अरे समझाना छोड़ दे, तुम आजा हमारे साथ में, भारत में एक भयंकर समस्या है, यहाँ भीड़ होती है ना, भीड़, उसमें हर आदमी फन्ने खा बनता है, हर आदमी 30 मार खा होता है, और यहाँ भीड़ के अंदर हर आदमी को लगता है मैं पता नहीं क्या ही कर सकता हूँ, किसी का कुछ नहीं सुनेंगे, अब मॉब लिंचिंग हो जाएगी तेरी फालतू में। उसने नहीं इंडियंस बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, मैं जाके भी बात करता हूँ। बेचारा बाहर है, उसने तुम लोग किधर आ रहे हो, पहले मेरे से बात कीजिए। जनता ने उधर किले रेजिडेंसी की आग लगा दी और उन्होंने कहा एक गोरा बीच में आके समझाने की कोशिश करा, एक ने किसी ने जिंदे पकड़ के आग के अंदर फेंक दिया। तो हेनरी लॉरेंस को लखनऊ में जिंदा जला दिया गया, सत्ता कर दिया बापड़े को, भला आदमी था यहाँ पे, उसको मारा था बापड़े को। यहाँ पे देखो हेनरी लॉरेंस को लखनऊ में जिंदा जला दिया गया था, was burnt alive in लखनऊ। बाद में कैंपबेल भेजा गया, यहाँ पे कैंपबेल विद्रोह को दबाता है। बेगम हजरत महल को लगा कि पार पड़ेगी नहीं, तो बेगम हजरत महल, अवध की बाउंड्री उधर नेपाल की लगती थी, आप देखना अवध ऊपर नेपाल की तरफ लगता था, बेगम हजरत महल धीरे से नेपाल की तरफ खिसक गए और बाद में कहते हैं कई साल वहां पर रहे थे, वहां से भी क्रांति करने की कोशिश की थी, पर बाद की हिस्ट्री अपने को ज्यादा पता नहीं है, लिख लो।